हे गाइस, तो क्या आपको पता है कि एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करता था पूरी दुनिया का 66% ऑफ द गोल्ड। ये वो टाइम था जहां पर यूएस डॉलर की बैकिंग थी गोल्ड के साथ। इसका मतलब ये कि अगर $1 का नोट है तो उसके बैकिंग में $1 वर्थ ऑफ गोल्ड कहीं ना कहीं रिजर्व्ड रहना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली वो बैकिंग जो थी कहीं ना कहीं यहां पर हट गई, और जब वो हट गई उसके बाद यहां पर सेंट्रल बैंक्स के पास फुल छूट मिल गई कि वो जितना पैसा प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट यहां पर कर सकते हैं। जिसके कारण आज की डेट में नॉर्मल इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी निकालते हैं पैसे को इकट्ठे करने के लिए, वही पैसा गवर्नमेंट जब भी चाहे या सेंट्रल बैंक जब भी चाहे प्रिंट कर सकते हैं। और जो पैसा लोग इकट्ठा कर रहे हैं विद टाइम परचेजिंग पावर लूज करता रहता है। इसी कारण से 10 रुपए की वैल्यू आज के डेट में 10 रुपए नहीं है, 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं है, 500 रुपए की वैल्यू भी 500 रुपए नहीं है, और आने वाले टाइम पे तो और ही कम हो जाएगी, 1 रुपए के बराबर यहां पर हो जाएगी। तो इसी से काफ़ी कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है, जहां पर आज के डेट में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज, मिनिस्टर्स, लोग भी वोकल हो रहे हैं कि यार वो गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड की जो बैकिंग होनी थी फिएट करेंसी की, वो ज़रूरी थी। क्योंकि जब से वो हट गई है भाई, मनमानी से प्रिंटिंग यहां पर होती है और हमको पूरा प्रेशर यहां पर सहना पड़ता है, साथ में टैक्सेस और पे करने पड़ते हैं। तो उसी कारण से काफ़ी पॉलिटिशियन अब बोलते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड पे प्रॉब्ली वापस चले जाना चाहिए। स्पेशली यूएस के अंदर काफ़ी पॉलिटिशियंस का बोलना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस जाना ज़रूरी है और इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो नए प्रेसिडेंट बने वो भी ये बोलते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड पे से हटना यहाँ पर एक गलती थी। तो क्या अब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट के साथ, जहां पर वो यूएस की डेट सीलिंग जो बढ़े जा रही है उसको फिक्स करने के लिए मे बी किसी तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करें, फिर से डॉलर की बैकिंग गोल्ड के साथ लेके आए, या फिर the new emerging asset which is very similar to bitcoin, in fact not bitcoin, gold, in fact better bitcoin, maybe उसकी बैकिंग कहीं ना कहीं यहां पर हो जाए। तो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग इन द मार्केट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका की गोल्डन एज जो है वो अब यहां पर स्टार्ट हो रही है। एंड इसी को लेके अगर आप देखेंगे 4 मार्च को ज्वाइंट सेशन होने वाला है यूएस के कांग्रेस, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन यहां पर हुआ था अराउंड 20 जनवरी को, तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम 4 मार्च को यहां पर जाने वाले हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर इस इन्विटेशन के अंदर, गोल्डन एज जो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं अमेरिका की स्टार्ट हो चुकी है, और साथ में 4 मार्च, क्योंकि गोल्ड और 4 मार्च का एक बहुत पुराना रिश्ता रह चुका है जिसने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया था। क्या है ये रिश्ता? तो अगर आप देखेंगे यूएस में जब भी कोई नए प्रेसिडेंट आते हैं तो जब उनका इनॉग्रेशन होता है, मतलब जो शपथ लेते हैं, वो शपथ लेते हैं आज की डेट में 20 जनवरी को। लेकिन 1933 से पहले जो भी ये शपथ लिया जाता था या इनॉग्रेशन होता था वो होता था 4 मार्च को, सेम डेट 4 मार्च, 4 मार्च को वो रखा जाता था। अब लास्ट प्रेसिडेंट थे 1933 4 मार्च को जिनका शपथ हुआ था 4 मार्च को, वो थे एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो यहाँ पर 32nd प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स के। और जिस टाइम पे प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। उस टाइम पे द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन चल रहा था, जहां पर स्टॉक मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो गए थे 1929 से, मतलब बैंक रन हो रहे थे, लोग अपने पैसे यहाँ पर निकाल रहे थे, बुरी हालत हो रखी थी, खाने वाने के पैसे नहीं थे, बुरी हालत थी, जॉब वॉब नहीं थे। लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि भाई डॉलर की जो बैकिंग होती थी उस टाइम पे वो होती थी भाई गोल्ड के साथ, कि डॉलर प्रिंट करने हैं तो गोल्ड होना चाहिए। अब भाई गोल्ड तो लिमिटेड है, और यहाँ पर यूएस की जो गवर्नमेंट थी उनके पास तो लिमिटेड गोल्ड था, लेकिन लोगों के पास बहुत सारा गोल्ड था, लोगों ने तो अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि लोग भी गोल्ड को वैल्यू यहाँ पर करते थे। तो अब यहाँ पर अगर इनको मनी प्रिंटिंग करनी भी थी, जैसे आज की डेट में कोई ऐसा क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर लेती है, बैंक्स को बेल आउट कर लेती है। उस टाइम पे प्रॉब्लम थी कि नहीं कर सकते थे, क्योंकि मनी प्रिंटिंग के लिए तो गोल्ड चाहिए और गोल्ड कहीं से लेके आना पड़ेगा, तो था नहीं, तो क्राइसिस था। तो उस क्राइसिस के टाइम पे यहाँ पर एफडीआर को इलेक्ट किया, और जब ये 4 मार्च को आया उसके एक महीने बाद इन्होंने क्या किया, सोल्यूशन लाने के लिए इन्होंने गोल्ड को बैन कर दिया। इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 यहां पर लागू किया, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान, यूएस का कोई भी सिटीजन अगर गोल्ड को होल्ड करता है तो उसको यहां पर जेल, मतलब 10 साल की जेल हो सकती है, साथ में $10,000 तक का फाइन हो सकता है। उन्होंने बोला अगर आपके पास गोल्ड है उसको होल्ड करना इलीगल है, गोल्ड आके हमारे पास डिपॉजिट करो, हमारे पास डिपॉजिट करो, बदले में हम आपको डॉलर का नोट देंगे जिसकी बैकिंग रहेगी गोल्ड से, लेकिन आप गोल्ड को खुद होल्ड नहीं कर सकते, गोल्ड को हम गवर्नमेंट हम होल्ड करेंगे, हमारी ट्रेजरी, हमारा सेंट्रल बैंक जो वो बेसिकली होल्ड करेगा। कैन यू इमेजिन, मतलब ऐसी कोई चीज़ अगर कोई मतलब रियल लाइफ में करी है तो गवर्नमेंट ने करी थी, लेकिन कैन यू इमेजिन गोल्ड को ही बैन कर दिया। जिन लोगों ने गोल्ड को संभाल के रखा होगा, होल्ड कर रखा होगा, उनसे जबरदस्ती लेने के लिए उनके ऊपर ये बोल दिया कि गोल्ड ही बैन है, डिपॉजिट कर जेल में डाल देंगे तुम्हें। तो ये यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो लोगों का गोल्ड जो है अब
लोगों का गोल्ड काफ़ी लोगों ने तो डिपॉजिट किया, काफ़ी लोग छुपा के रख रहे, देना नहीं चाह रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती कॉन्फिस्केट कर लिया कि अच्छा गोल्ड छुपा रहे हो तो जाके घर से निकाल के पूरा ये कॉन्फिस्केट कर लिया। अब ये करके अगर आप देखोगे उस टाइम पे यहाँ पर देखिए गोल्ड बैन किया था 1933 में, वहाँ से फिर इनका जो होल्डिंग है वो स्काई रॉकेट करी। एंड ये जो गोल्ड था सारा का सारा ये कहीं पर सेफ रखना था, तो यहीं पर इन्होंने जो अपना गोल्ड सेफ रखना था उसके लिए फोर्ट नॉक्स जो उसको बिल्ड किया 1936 के अंदर। ये कैंटकी के अंदर है यूनाइटेड स्टेट्स में, और यही अभी भी फैसिलिटी है जहां पर मेजॉरिटी गोल्ड रिजर्व जो है यूनाइटेड स्टेट्स रखते हैं। ये हाईली सिक्योर्ड प्लेस है, और यहीं पर अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये भी डॉक्यूमेंट यहीं पर रखे जाते हैं। तो जब ये बैनिंग करी उसके अराउंड 13,000 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो यहाँ पर लाके इन्होंने इस फोर्ट नॉक्स के अंदर रखा। और फोर्ट नॉक्स ध्यान रखना क्योंकि आज के डेट में बहुत रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये चल रहा था सारी चीजें। अब हुआ ये कि इसी बीच में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो है चालू हुई। वर्ल्ड वॉर चालू कब हुई? 1939 में पिकअप हुई थी, लेकिन मोस्टली यहाँ पर अगर आप बात करोगे 1940 में एक्चुअल किक ऑफ यहाँ हो गई थी, यहाँ पर जब जर्मनी ने इन्वेड किया था यहाँ पर पोलैंड को। अब अगर आप देखोगे अमेरिका में, देखो डिप्रेशन कब से चल रहा था? द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट हुआ था, और खत्म कब हुआ? जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई यहाँ पर 1940 के अंदर। और ये 1940 का टाइम जो था ये काफ़ी प्रॉफिटेबल था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी, क्योंकि वैसे ये जो डिप्रेशन हुआ था ना, ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन, काफ़ी लोगों का ये बोलना भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने प्लान किया था जानबूझ के कि ये ऐसी कंडीशन है ताकि ये ऑर्डर जो है ना यहाँ पर ये वाला गोल्ड की बैनिंग वाला, इसको पुश कर पाए, लोगों का गोल्ड जो है जब्त कर पाए। तो काफ़ी लोगों का बोलना ये है कि ये जानबूझ के प्लान किया गया था ग्रेट डिप्रेशन, ये था नहीं, इन्होंने किया था लोगों का गोल्ड जब्त करने के लिए। बट एनीवेज 1940 जैसे ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो अमेरिका के अच्छे दिन स्टार्ट हो गए, क्योंकि हुआ ये जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो यूरोप तो पूरा आपस में फाइट कर रहा है, झगड़ रहा है, लड़ रहा है। वहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं जो कार बनाती थी वो बनाना उन्होंने चालू कर दिया, टैंक यहाँ पर। जो यहाँ पर फैक्ट्रीज कपड़े बनाती थी वो केविलार वगैरह, यूनिफॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें बना रही हैं यहाँ पर। साथ में जो बर्तन बनाती थी फैक्ट्रीज वो यहाँ पर गन्स वगैरह बना रही हैं। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर गुड्स थे, मतलब लोगों को तो खाने पीने के लिए चीज़ें वगैरह चाहिए, नॉर्मल गुड्स चाहिए, वो तो बिल्कुल बनना बंद ही हो गया। और वॉर का टाइम था तो वैसी फार्मिंग वार्मिंग कहाँ यहाँ पर होगी। तो उस टाइम पे यूएस के पास एडवांटेज था। यूएस क्योंकि अलग आइलैंड पे था तो इनका कुछ लेना देना नहीं था वॉर के साथ, ये एकदम दूर थे, बड़ा सी था, बीच में डिफरेंस था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज को बोला कि भाई आप यहाँ पर एक काम करो, आप तो देखो लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम लड़ाई के अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन आपको इंडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। आपको जो भी कंज्यूमर गुड वगैरह चाहिए वो अमेरिका से हम शिप से आपको भेज देंगे यहाँ पर, आप बदले में आपके पास जो गोल्ड है ना वो गोल्ड हमको दे दो, जो आपके पास अपने गोल्ड रखा हुआ है वो हमको दे दो, और बदले में सेफ भी रखना हो तो हमारे पास रख लो, वॉर में चल रहे हो कोई लूट के ले जाएगा। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला। तो यहाँ पर अब अमेरिका ने 1939 से 1945 तक ये वॉर चली थी, अमेरिका ने दबा के खूब पैसा कमाया। पैसा मतलब गोल्ड, फिएट करेंसी नहीं, गोल्ड खूब दबा के यहाँ पर उन्होंने अच्छे से कमाया, और यहाँ पर खूब बिजनेस उन्होंने किया, अमेरिका ने खूब बूम किया यहाँ पर। अब इतना खतरनाक बूम किया कि खूब पैसे तो इनके पास यहाँ पर आ ही गए थे। साथ में 1944 का जो टाइम था ना, यहाँ पर पर्ल हार्बर का अटैक भी हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो उनकी भी एक तरह से ऑफिशियल एंट्री यहाँ पर हो गई थी एंड में। लेकिन 1944 के टाइम पे यहाँ पर किया क्या कि एफडीआर, जिन्होंने ये गोल्ड की बैनिंग करी थी, लोगों के लिए तो कर दिया था बैन, इन्होंने यहाँ पर ब्रेटन वुड्स की मीटिंग कराई जहाँ पर 44 कंट्रीज गई। अब यूरोप की कंट्रीज थी, मोस्टली सबके सब परेशान थे, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, हालत वैसी उनकी पतली हो रखी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, और इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि यार देखो अभी यूरोप के अंदर हालत ख़राब है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और देखो हमारी कंडीशन अच्छी है, हमारे पास तो वैसे इतना गोल्ड है, तुमको इतना सप्लाई कर करके और गोल्ड आ गया, तो ज़्यादा मेजॉरिटी गोल्ड तो हम ही यहाँ पर होल्ड करते हैं, और हमारी करेंसी जो है देखो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक्ड है, हमारी यूएस डॉलर गोल्ड से बैक्ड है, जहाँ पर 35 एक आउंस जो होता है ना, एक आउंस गोल्ड का, वो रिप्रेजेंट करता है $35 का। तो ये रेट फिक्स थी, इस पे बैकिंग रहेगी यूएस डॉलर की। तो हमारा तो डॉलर जो है वो यहाँ पर गोल्ड के साथ पैक्ड है। आपकी जो करेंसी, आपके पास तो कितना क्या गोल्ड होगा, क्या बचा हुआ होगा यार, तो वैसी हालत ख़राब है आपकी। और कल को गोल्ड भी आपका चोरी हो सकता है, देखो वो जर्मनी अटैक करा, चोरी करके ले जाए, तो आपका गोल्ड तो हमारे पास रखवा दो, हम जाके हमारे वो फोर्ट नॉक्स जो उसके ऊपर रख देंगे, और हमारी जो बैकिंग रहेगी गोल्ड की वो डॉलर से रहेगी, और आप अपनी जो करेंसी है ना उसको पैक कर दो हमारी यूएस डॉलर के साथ। तो ये मॉनेटरी सिस्टम जो है यहाँ पर मैंने, गोल्ड होगा, गोल्ड से बैकिंग, गोल्ड की जो बैकिंग रहेगी डॉलर पे रहेगी, और डॉलर के ऊपर बाकी कंट्रीज की करेंसी यहाँ पर रहेगी। तो बाकी करेंसीज जो है वो डॉलर के ऊपर इनडायरेक्टली यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, तो ये हुआ, सबने एग्री कर लिया, भाई हालत खराब हो रखी थी, बोला ठीक है यार, चलो यार कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया भाई अमेरिका के तो ये रिजर्व्स है ऑफ द रूफ। मतलब 1949 के अंदर ये लोग होल्ड करते थे अराउंड 22,000 टन्स ऑफ गोल्ड, 66% वर्ल्ड की सप्लाई जो थी वो अमेरिका यहाँ पर होल्ड करता था। मतलब बहुत ही अच्छा टाइम जो था अमेरिका के लिए बन गया था, और सुपर पावर यहाँ पर बन गए थे। अब हुआ ये, इसके बाद अगर आप देखेंगे सारा का सारा गोल्ड रखा कहाँ पर था, वही
फोर्ट नॉक्स के अंदर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे। तो ये 22,000 टन जो है ये होल्ड करता था पूरा, 66% सप्लाई जो था बेसिकली यहाँ पर थी, ठीक है। अब उसके बाद हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर जो है वो 1945 के अंदर तो यहाँ पर एंड हो गई, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने बॉम्ब यहाँ पर ड्रॉप किए जापान के अंदर। उसके बाद अमेरिका जो है उनके खुद के यहाँ पर वॉर जो है वो स्टार्ट हो गए। 1947 से उनकी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई यहाँ पर रशिया के साथ, जहाँ पर काफ़ी स्पेंडिंग करी, दबा के पैसे खर्च किए उन्होंने। साथ में 1950 टू 1953 कोरियन वॉर थी, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, जहाँ पर अमेरिका ने भी एंटर किया था, तो वो थी। फिर 1955 में वियतनाम भी पहुंच गए थे लोग, वियतनाम में भी जाके इन्होंने वॉर करी थी। तो भाई ये वॉर हो रही थी, तो वॉर बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत खर्चे होते हैं, तो इनके भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चे हुए। और जब खर्चे हुए ना, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि यार देखो, हमारी जो करेंसी है, बाकी कंट्रीज़ के जो लोग थे उन्होंने रियलाइज़ किया प्रेसिडेंट ने कि भाई हमारी करेंसी पैक्ड है यूएस डॉलर से और यूएस डॉलर पैक्ड है गोल्ड से, लेकिन भाई ये तो डॉलर तो हमको बदले में दे रहे हैं, हर जगह सप्लाई करे जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके डॉलर ही चल रहे थे, मेन रिजर्व करेंसी वही बन गई थी। लेकिन इनकी वॉर भी चल रही है, ये बहुत प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कुछ आइडिया नहीं कितना प्रिंट कर रहे हैं। इनके पास शायद जितने इन्होंने डॉलर प्रिंट किए उतनी बैकिंग है ही नहीं गोल्ड की। तो यहाँ पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने 1916 में आके बोल दिया कि भाई हम ये डॉलर को रिजर्व नहीं मानते, हम रिजर्व मानते हैं गोल्ड को, गोल्ड है मेन चीज़, तो ये डॉलर वॉलर नहीं है तो हटाओ, और भाई हमारा गोल्ड जो है हमें वापस दो यहाँ पर। तो जब इन्होंने ये चीज़ बोली तो हालत ख़राब हो गई। अब यूएस के जो एकदम 66% ऑफ द सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड ये होल्ड करते थे, बाकी कंट्रीज़ के भी गोल्ड यहाँ पर पड़े हुए थे, वो वापस मांगने चालू कर दिए। जो गुड्स भी एक्सचेंज हो रहे थे उसमें भी वो बोल रहे थे पेमेंट हमको डॉलर में नहीं, हमको तो गोल्ड में दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर यूएस के जो रिजर्व है वो गिरने चालू हुए, कंट्रीज़ ने यहाँ पर निकालना चालू किया, और साथ में यूएस जो वॉर में भी खर्चा कर रहा था वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निकले थे, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्च हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो, अगर आप देखोगे रिजर्व जो है जो ऑल टाइम हाई पे थे, वो यहाँ पर फॉल करने स्टार्ट हो गए। अब हालत ख़राब हो गई, भाई क्या करें, यहाँ पर यूएस डॉलर की बैकिंग तो हमने गोल्ड से रखी थी, गोल्ड यहाँ पर जो पड़ा हुआ था वो निकाल रहे हैं, और यहाँ पर लोग ये और बोल रहे थे कि डॉलर इन्होंने गोल्ड से बहुत ज़्यादा प्रिंट कर दिया। नॉर्मली एक आउंस जो था, मतलब $35 जो है वो एक आउंस का रिप्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा कर दिया था, तो प्रॉब्ली वो एक्चुअल बैकिंग यहाँ पर नहीं थी। तो अब उस टाइम पे एफडीआर तो चलेगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो आ गए। अब वो बोले भाई मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम से कैसे हम निकलेंगे, क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो वहाँ पर प्लान किया नेक्स्ट स्कैम। पहले तो गोल्ड बैनिंग वाला स्कैम था, ठीक है, कि गोल्ड को बैन कर दिया। उसका सेकंड स्कैम प्लान किया इन्होंने। सेकंड स्कैम इन्होंने जो प्लान किया वो उन्होंने किया कि भाई ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ना, कि भाई डॉलर जो है वो यहाँ पर पैक्ड होगा गोल्ड के साथ, $35 इज इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड, ये बैकिंग रहेगी इस रेट पे, और डॉलर के ऊपर बाकी करेंसीज आ सकती है। ये आए, इन्होंने बोला गोल्ड की बैकिंग हटा दो। बोले लोग क्या बहाना दिया, बोला कि यार लोग है ना स्पेकुलेट कर रहे हैं यूएस डॉलर की करेंसी के ऊपर, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो सही नहीं है और हमको यूएस डॉलर को बचा के रखना है, तो इसी कारण से हम गोल्ड की बैकिंग हटा लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब इन्होंने ये यहाँ पर गोल्ड की बैकिंग हटाई थी ना, जब गोल्ड की बैकिंग हटाई थी तो इन्होंने पता क्या बोला था कि हम टेम्प्रेरी रिमूव कर रहे हैं, मतलब परमानेंट नहीं बोला था, बोला अभी टेम्प्रेरी मूव हम कर रहे हैं कि टेम्प्रेरी कुछ टाइम तक के लिए हम यहाँ पर गोल्ड की बैकिंग हटा रहे हैं, लेकिन टेम्प्रेरी चीज़ें ऐसी होती है कि परमानेंट ही बन जाती हैं। तो इन्होंने गोल्ड की बैकिंग यहाँ पर हटाई दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉलर बेसिकली गोल्ड से पैक्ड था, अब वो फ्री हो गया, मतलब उसकी कोई बैकिंग ही नहीं, और बाकी करेंसी जो डॉलर के साथ थी वो वैसी हवा में ऐसी हो गई वो। तो उसके कारण हमको करंट ये जो मॉनेटरी सिस्टम है वो देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो पहले क्या था कि 35 एक आउंस जो होती है ना, $35 जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए था एक आउंस ऑफ गोल्ड को, लेकिन जब से ये बैकिंग हटी है तब से क्या हालत हो गई है कि आज की डेट में $2,858 वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एक आउंस को। तो ये बेसिकली यहाँ पर केस हुआ। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे गोल्ड के जो रिजर्व थे, जैसे ये जब इन्होंने अबॉलिश किया, उसके बाद यूएस के जो गोल्ड रिजर्व थे वो गिर के यहाँ पर 8,134 टन जो है उस पर यहाँ पर आ गए, राइट। अब यहीं पर अगर आप देखोगे ये जो बचा हुआ गोल्ड था, तो मतलब ये तो पूरी हिस्ट्री हो गई, मैं आपको ये आइडिया देना चाह रहा था कि ये हुआ क्या था, मतलब ये गोल्ड की जब बैकिंग वगैरह हटा दी और सारी चीज़ बता दी, लेकिन इसके बाद फिर ये मतलब ये हो गया कि जब गोल्ड की बैकिंग हट गई तो फिर कंट्रीज़ के पास मन में है जो प्रिंट करना है जो प्रिंट करो, और जो भी करंट सिस्टम चल रहा है ना, टैक्स तो देते ही हो, ऊपर से कंट्रीज़ को जब चाहिए होता है वो प्रिंट भी कर देते हैं, वो बेल आउट भी कर देते हैं, फ्री गुडीज़ भी दे देते हैं, वो सब लोगों की जेब से पैसा निकलता है प्रिंटिंग करके। तो वो सिस्टम तो चालू हो गया, जो ब्रोकन सिस्टम हो गया। लेकिन उससे पहले जब गोल्ड की बैकिंग थी तो रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे पहले देखो एफडीआर जो थे वो नहीं कर सकते थे चीज़ों को फिक्स, या फिर चीज़ें स्टेप्स नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो अगर प्रिंट करना है तो गोल्ड की बैकिंग होनी चाहिए थी। लेकिन इन दी एंड हियर वी आर। तब हुआ ये कि अब उसके बाद जब ये बाकी जो बचा हुआ गोल्ड था, अभी भी आज के डेट में वेल्थ एक तरह से देखी जाए ना कंट्रीज़ की, तो बहुत मैटर करता है कितने उनके गोल्ड के रिजर्व है। अगर आप देखेंगे आज की डेट में कंट्रीज गोल्ड को बाय करके रखते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल मनी है, कोई भी ये इकट्ठे नहीं करता, डॉलर इकट्ठे कर लो, यूरो इकट्ठे कर लो, पाउंड इकट्ठे कर लो, जिस कंट्री का करेंसी हो तो कितना भी प्रिंट कर लेगा। मेन मैटर करता है भाई गोल्ड किसके पास है सबसे ज़्यादा, जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है
एक्चुअल मनी वाइज वो सबसे पावरफुल होगा कंट्री में, ठीक है। तो अब यूएस के क्या है कि वैसे 66% कंट्रोल करता था, ड्रॉप करके ये 8,134 टन पे आ गए। ऑल्दो नंबर नीचे है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है जब हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज़ में कौन कितनी कंट्री कितना यहाँ पर ये होल्ड करती है। अब ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है ना, इसमें से कुछ तो इन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन इसमें से ऑलमोस्ट 56% जो है वो उन्होंने अभी भी यहाँ पर रखा है। अराउंड 4,584 टन जो है ना, वो अभी भी इन्होंने फोर्ट नॉक्स जो है उसके अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसी को लेके फोर्ट नॉक्स की जब बात आती है तो अब काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि फोर्ट नॉक्स पे यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि हमने तो यहाँ पर गोल्ड रखा हुआ है। अब इतने टाइम से यहाँ पर आप गोल्ड रख रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, और यहाँ पर भी जब टाइम था ना, जब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला था कि इनके पास इतने गोल्ड है नहीं जितना ये बोल रहे हैं, जितना इन्होंने बोला है मनी प्रिंट किया है, तो काफ़ी लोगों का ये बोलना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड या तो एक सेल कर दिए हैं या कहीं और रखे हैं या मूव कर दिए हैं, या मतलब कहीं ना कहीं इनके पास उतने गोल्ड है ही नहीं। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का यहाँ से बोलना है कि ये मिस्ट्री है कि फोर्ट नॉक्स के ऊपर जो वो गोल्ड बोलते हैं कभी उतने रहे नहीं है और कुछ ना कुछ घपला अंदर हुआ है। तो अब क्या हुआ कि जब फोर्ट नॉक्स की बात हुई तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई इसके ऊपर ऑडिट होना चाहिए, कि भाई गोल्ड रखा है, गोल्ड सबसे वैल्यूबल चीज़, तो रेगुलर हर साल ऑडिट होना चाहिए ना उसका तो। लेकिन फोर्ट नॉक्स में ऐसा है ही नहीं। आज तक अगर देखा जाए कुल 3 यहाँ पर विजिट्स हुई हैं, उनको भी प्रॉपर ऑडिट आप नहीं बोल सकते। सबसे पहले 1943 के अंदर एफडीआर जिन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर इंस्पेक्ट किया था वॉल्ट्स को जाके देखना, तो उसको आप क्या ट्रस्ट करोगे, प्रेसिडेंट अगर जाके देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे 1974 के अंदर एक कांग्रेशनल ऑडिट यहाँ पर हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ एक ही वॉल्ट जो था वो ओपन किया था, और उसमें भी प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं हुई थी, मतलब कुछ पर्टिकुलर ब्रिक्स को देखा तो एक्चुअल पता नहीं है कि रियलिटी है क्या, कुछ फेक भी हो सकता है कुछ सही भी है, तो ये भी कोई प्रॉपर ऑडिट नहीं था। ये 1974 में था। और उसके बाद 2017 के अंदर ट्रेजरी सेक्रेटरी जो थे वो यहाँ पर फैसिलिटी में गए थे विजिट करने के लिए, लेकिन वो कोई ऑडिट नहीं था, जस्ट टू सी कि हाँ गोल्ड है कि नहीं है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब उसी को लेके क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक्चुअल ऑडिट तो कभी हुआ नहीं है, मतलब ऐसे लोगों के जो टैक्सेस होते हैं उसके तो ऐसे ऑडिट हो जाते हैं, सारी चीज़ें ऐसी बैलेंसेस चेक करी जाती है कंपनी की। यार ये ट्रेजरी में गोल्ड होल्ड कर रहे हैं भाई, कोई ऑडिट ही नहीं है उसका, कोई वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि भाई एक्चुअली में गोल्ड है कि नहीं। तो काफ़ी लोगों को बोला कि गोल्ड है ही नहीं, ठीक है। तो अब उसको लेके काफ़ी लोगों का ये भी बोलना है कि फेक गोल्ड है, कि यहाँ पर एक है ना टंगस्टन करके एक मटेरियल आता है, बेसिकली वो गोल्ड जितना ही हैवी होता है वैसे ही दिखता है, और उसको ऊपर से पेंट कर देते हैं गोल्ड की तरह, तो बोलते हैं वैसे करके इन्होंने रखे हुए हैं, कोई है नहीं। तो काफ़ी लोगों के अलग अलग स्पेकुलेशन है कि ये फेक गोल्ड है या गोल्ड है नहीं, या सारी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती है, क्योंकि किसी भी, जैसे मैंने बात करी, किसी भी कंट्री की अगर मॉनिटरी टर्म में देखा जाए, मनी वाइज वेल्थ जो है वो वेल्थ जो है वो गोल्ड से देखी यहाँ पर जाती है। तो अब इसी चीज़ को लेके अगर आप देखोगे, जब से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इलॉन मस्क भी काफ़ी वोकल है, जहाँ पर बेसिकली अब जब से उनका डोज डिपार्टमेंट में वो हैंडल कर रहे हैं, जो बेसिकली देखना चाहते हैं कहाँ पर क्या गड़बड़ है, स्पेंडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या इसकी श्योरिटी है कि कोई गोल्ड जो है फोर्ट नॉक्स से चोरी नहीं हुआ। इतना लंबा टाइम हो गया, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, कुछ हो चोरी हो गई, कुछ चीज़ यहाँ पर हुई है। जैसे उन्होंने टंगस्टन को लेके भी यहाँ पर क्या कि भी फोर्ट नॉक्स में जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं प्रॉब्ली स्प्रे कर रहे हैं, तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऑडिट होना चाहिए, फोर्ट नॉक्स जो है जाके ऑडिट होना चाहिए, और प्रॉपर ऑडिट करेंगे और देखेंगे। जब वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर 4,584 टन गोल्ड है, तो हम चेक करेंगे एक्चुअली में इतना गोल्ड है कि नहीं है। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप देखोगे तो उन्होंने भी बोला कि हम जा रहे हैं, हम फोर्ट नॉक्स जा रहे हैं, और हम भी जाके देखेंगे और एक्चुअली में वेरीफाई करेंगे, प्रॉपर ऑडिट करेंगे, जो इतने सालों में कभी हुआ ही नहीं है, तो पता ही नहीं है गोल्ड है कि नहीं, कि गोल्ड यहाँ पर है कि नहीं है। तो ये अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर होने वाली है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि करंटली यूएस का तो ये बोलना है कि 8,133 टन ऑफ गोल्ड ये होल्ड करते हैं, जिसमें से 4,500 जो है फोर्ट नॉक्स के अंदर है। अब ये बाकी के आप रेशियो देख सकते हो बाकी कंट्रीज़ के, जो बहुत ही नीचे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कल को यहाँ पर अगर गोल्ड रिजर्व यहाँ पर निकल जाता है कि हाँ एक्चुअली यही अमाउंट है, तो अब ये प्रॉबिलिटी काफ़ी लोगों की ये बोलनी है कि प्रॉब्ली वो ऑडिट इसलिए करवाना चाहते हैं जस्ट टू सी कि फिर से यहाँ पर डॉलर की बैकिंग जो है वो क्या गोल्ड से लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते, क्योंकि एक मेन कंसर्न उनका ये है कि जो डेट सीलिंग बढ़ी जा रही है, और एक जो डिजास्टर स्टार्ट हुआ था जब से गोल्ड बैकिंग यहाँ पर हट गई थी, प्रॉब्ली उसके लिए वो चेक करना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये हो गया कि उन्होंने ऑडिट किया और पता चला भाई उतनी गोल्ड ही नहीं है, मतलब ये 4,500 होनी चाहिए, पता चला 500 ही है, 600 ही है, 1000 ही हैं, और यूएस के रिजर्व जो है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम यहाँ पर हो गए, तो जहाँ पर वो फ्लॉन्ट करते हैं हमारे रिजर्व ज़्यादा हैं, वो एक बहुत बड़े क्राइसिस यहाँ पर बन जाएगा। और हो सकता है वहाँ पर फिर यूएस जो है बिटकॉइन, विच इज़ इन अ वे ऑल्टरनेटिव बेटर ऑल्टरनेटिव ऑफ गोल्ड, वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट करे, जिस तरह से चीज़ें हो रही है यूएस के अंदर। एज यू कैन ऑलरेडी सी यूएस के अंदर स्ट्रेटेजिक बिल भी आ रहा है, जो बेसिकली बोल रहा है जैसे रिजर्व में गोल्ड को होल्ड किया जाता है यूएस के अंदर, वैसे रिजर्व में अब बिटकॉइन को भी होल्ड किया जाए, जिसको लेके हर स्टेट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर बिल्स जो हैं इन प्रोग्रेस यहाँ पर हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या ये भी हो सकती है कि बिटकॉइन जो है उसको एक मतलब
डॉलर बिकम्स बैक्ड बाय बिटकॉइन, कि एकदम से यूएस बोले कि डॉलर्स को प्रिंट करो और जितने बिटकॉइन है उसको यहाँ पर बाय करो। या फिर यहाँ पर भी बिटकॉइन होल्डिंग की बैनिंग को लेके एक बिल आ जाता है जो बेसिकली बोलता है कि बिटकॉइन की होल्डिंग बैंड है, हाँ आप रख सकते हो लेकिन आके उसको हमारे पास से डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है विच वील हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स, यानी फोर्ट नॉक्स का जो डेवलपमेंट होता है, व्हाट हैपेंस देयर, गोल्ड है कि नहीं है। बट मोर इंटरेस्टिंगली अभी 7 मार्च को एक क्रिप्टो मीटिंग भी होने वाली है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी रहेंगे और बाकी लोग भी रहेंगे जो क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके डिस्कशन करने वाले हैं कि आगे किस तरह से वो यहां पर मूव करे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने बोला था ही विल सपोर्ट इट, उसको लेके वो क्या यहां पर बात करते हैं और बिगर प्लान आगे जाके यहां पर क्या आने वाला है। बट ओवरऑल आई वांटेड टू शेयर दिस अपडेट बिकॉज इट इज लाइक अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है जो कभी स्कूल में सिखाया नहीं गया, लेकिन व्हेन यू लिसन एंड यू हियर इट, भाई कैसा स्कैम किया लोगों के साथ यार, मतलब कितना खतरनाक स्कैम है सोचो आप। बट दिस इज समथिंग विच हैपेंड एंड देखना पड़ेगा आने वाले टाइम पे क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइस एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग तो लाइक करना, कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट्स में डाल देना आपको मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एंड ट्विटर पे देख रहे हो तो डू लाइक एंड रीट्वीट, इट विल मेक मी हैप्पी। एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लीव इट इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।